गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रकृतिवाद के रूप पढ़े थे। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी किसी छात्र को कोई समस्या है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। तो चलिए आज उसी के आगे शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत जो पहला मूल सिद्धांत है वो है दिस वर्ड इज द क्रिएशन ऑफ नेचर। यह जगत एक प्राकृतिक रचना है। यह जगत एक प्राकृतिक रचना इसलिए माना है, प्रकृतिवाद ये कहता है कि इस जगत का निर्माण प्रकृति ने किया है। और प्रकृति ने कैसे किया है कि प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थों की रचना होती है और उन पदार्थों से इस संसार का निर्माण होता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि पदार्थों के संलयन से इस सृष्टि का सृजन होता है और पदार्थों के विखंडन से इस सृष्टि का नाश होता है। तो जाहिर सी बात है इस जगत का निर्माण करने में प्राकृतिक तत्वों का योगदान है, ना कि किसी आध्यात्मिक तत्व का या आध्यात्मिक शक्ति का। जैसे इसके पहले हम लोगों ने आदर्शवाद में पढ़ा था कि आदर्शवादी कहता है कि इस जगत का निर्माण ब्रह्म ने या आध्यात्मिक शक्ति ने किया है, आध्यात्मिक तत्व ने किया है। तो इनका ये मानना है कि किसी आध्यात्मिक तत्व ने नहीं इस जगत का निर्माण किया, बल्कि इस जगत का निर्माण प्राकृतिक तत्वों से हुआ है, पदार्थों के संलयन से हुआ है। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख जो सिद्धांत है प्रकृतिवादियों का वो है भौतिक जगत सत्य है। प्रकृतिवादियों का ये पूर्ण विश्वास है कि ये जिस जगत को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, केवल वही जगत सत्य है। इससे परे अन्य कोई जगत है नहीं। जैसे इसके पहले हम लोगों ने जब आदर्शवाद पढ़ा था तो आदर्शवाद में जगत को दो आधारों में बांटा गया था, भौतिक जगत और विचार जगत या आध्यात्मिक जगत, जिसमें से उन्होंने कहा था कि भौतिक जगत असत्य है और आध्यात्मिक या विचारों से निर्मित जगत सत्य है। इसके विपरीत प्रकृतिवाद चूंकि किसी आध्यात्मिक शक्ति पर कोई विश्वास ही नहीं करता, वो तो ये मानता है कि प्रकृति ही इस सृष्टि की निर्माता है। तो जाहिर सी बात है, उनका कहना है कि जब ऐसा कोई जगत ही नहीं है तो उस जगत पर कोई उनका विश्वास नहीं है। ये केवल भौतिक जगत पर ही विश्वास करते हैं। यानी इनका ये कहना है कि जिस जगत को हम प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर सकें और जिस जगत को हम अपनी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, केवल वही जगत सत्य है। फिर तीसरा है यह संसार पदार्थों के संयोग से बना है। तो प्रकृतिवादियों का जो मूलभूत सिद्धांत ये भी है कि इस जगत का निर्माण पदार्थों से हुआ है, ना कि आध्यात्मिक तत्वों से। इनका ये कहना है कि पदार्थों के संयोग, प्राकृतिक तत्वों के संयोग से पदार्थ बनते हैं और उन पदार्थों से मिलकर ये संसार बना है। तो इनका ये कहना है कि इस जगत की रचना जो हुई है वो पदार्थों के से संयोग से हुई है, ना कि किसी आध्यात्मिक तत्व से। इसके बाद हम आते हैं चौथे मूल सिद्धांत में, वो है मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो ये जो हम मूलभूत सिद्धांत है, ये हम देखेंगे लगभग हर विचारधारा में ये सिद्धांत आता है, लेकिन हर विचारधारा में इसका अर्थ अलग निकलता है। जैसे हम लोगों ने जब आदर्शवाद पढ़ा था तो उसमें भी ये पॉइंट आया था कि मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। लेकिन वो क्यों आया था? क्योंकि उसमें उनका ये मानना था कि केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसके माध्यम से आत्मानुभूति प्राप्त की जा सकती है। यानी केवल मनुष्य ही आत्मानुभूति प्राप्त कर सकता है। केवल मनुष्य की ही ऐसी बौद्धिक क्षमताएं हैं कि वो आत्मानुभूति या अपने अस्तित्व को पहचान सकता है। तो उसमें इस पॉइंट का अर्थ अलग था, इसमें इस पॉइंट का अलग अर्थ है कि इसमें भी मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन इसका अर्थ थोड़ा सा अलग है। सर्वश्रेष्ठ रचना इसलिए माना गया है प्रकृतिवाद में मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य का विकास ये माना गया है कि निम्नतम पशु से उच्चतम पशु की ओर हुआ है। अगर आप देखो तो हमारी जो सृष्टि का निर्माण हुआ उसमें
मनुष्य से पहले बहुत सारी प्रजातियों का निर्माण हो चुका था, उनका विकास हो गया था, और उनके हजारों लाखों साल बाद अगर देखा जाए तो मनुष्य का उद्भव हुआ, और वो भी इस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में आज हम हैं। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे जो प्राचीन जीव हैं वो आज भी वैसे के वैसे हैं, लेकिन मनुष्य आज आप देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और अगर देखा जाए तो जो डार्विन के 3 सिद्धांत हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे, जिसमें से एक है एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट, एक है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और एक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो तीनों सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत अगर देखा जाए तो मनुष्य के ऊपर सबसे ज़्यादा लागू होते हैं। अगर हम देखें तो मनुष्य, जैसा हम मानव का विकास अगर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मानव मतलब पहले जैसे जानवर रहते हैं ऐसे ही, ना उनका कोई घर होता था, ना कोई मतलब बिल्कुल विधिवत व्यवस्था कुछ नहीं थी, वो भी जानवरों जैसे ऐसे ही गुफाओं में, कंदराओं में, पेड़ों में रहते थे, और इसके बाद वो जानवरों का शिकार करते थे, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बाकी जो पशु पक्षी थे वो वैसे के वैसे रहे, लेकिन मनुष्य अगर देखा जाए तो मनुष्य ने फिर आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, खेत समूह में रहना सीखा, खेती करना शुरू किया। इसके बाद आप देखते ही हो धीरे धीरे करके आज मनुष्य यहाँ तक है पहुँच गया, और इतना विकास कर लिया कि आज वो दूसरे ग्रह में भी बसने की योजना बना रहा है। तो अगर आप ये देखो तो ये मनुष्य ने ही अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ इतनी विकसित की कि वो जो डार्विन के 3 प्रमुख सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से उस पर लागू होते हैं। अन्य किसी जीवधारी पर अगर देखा जाए तो वैसे लागू नहीं होते जितना कि मनुष्य पर लागू होते हैं। अब अगर आप देखें, सबसे पहला है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सबसे पहला है एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट। एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट अगर आप देखो तो मनुष्य ने पहले सबसे पहले क्या किया, अपने पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित किया। फिर दूसरा क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब उसने जीवन के लिए संघर्ष किया, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया। लेकिन आप ये देखो कि वो केवल परिस्थितियों का दास नहीं बना रहा, उसने परिस्थितियों के साथ पहले समायोजन किया, फिर परिस्थितियों को कंट्रोल भी किया। आज आप देख लो कि प्राचीन समय से आज तक मानव के जीवन में कितने बदलाव आए। आज वो केवल परिस्थितियों का दास ही बना नहीं बैठा रहा, बल्कि उसने परिस्थितियों को कंट्रोल भी करना सीखा। और तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब उसने अगर देखा जाए तो उससे बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन अगर आप देखो तो इस पूरी प्रकृति में पूरी तरह से नियंत्रण अगर देखा जाए तो मनुष्य का है। तो वो इसीलिए है क्योंकि उसने अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से अन्य प्रजातियों की अपेक्षा ज़्यादा विकसित कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं अगला, मनुष्य के विकास की क्रिया प्राकृतिक क्रिया है। मनुष्य के विकास की क्रिया प्राकृतिक क्रिया इसलिए है क्योंकि इसके विकास में किसी आध्यात्मिक शक्ति का कोई योगदान नहीं है। मनुष्य का विकास तो होना ही होना है। जैसे बालक पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्य के बाद अवस्था के बाद किशोरावस्था में जाता है। तो अगर ये देखा जाए तो मनुष्य के इस विकास की क्रिया में किसी भी तरह की किसी बाह्य शक्ति का कोई योगदान नहीं है, बल्कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर बच्चा पैदा होगा तो बड़ा होगा, उसका शारीरिक विकास होना है, मानसिक विकास होना है, हर तरह का विकास होना ही होना है। तो उसका कुल मिला के ये कहना है प्रकृतिवादियों का कि मनुष्य का विकास की क्रिया एक प्राकृतिक क्रिया है। फिर इसके बाद अगला है मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना है। मानव जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना इन्होंने इसलिए माना है क्योंकि जैसे हम आदर्शवाद जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बेशक मानव जीवन के और उद्देश्य थे, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य आत्मानुभूति था, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य ब्रह्म का अंश है, तो उसी ब्रह्म को पहचानना या अपने आप को पहचानना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो अगर देखा जाए तो उनका भौतिक लक्ष्यों के साथ साथ आध्यात्मिक लक्ष्य भी थे, लेकिन चूंकि ये आध्यात्मिक जगत पर विश्वास नहीं करते हैं तो एकमात्र जगत पर बचता है फिर वो भौतिक जगत। तो इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीना इन्होंने बताया है, कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है। तो इनका यह है भौतिक उन्नति करके सुखपूर्वक जीना ही जीवन का उद्देश्य है। अब इसके बाद अगला जो प्रमुख सिद्धांत है कि सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए प्राकृतिक जीवन सर्वोत्तम है। तो अगर वर्तमान समय में हम देखें तो मनुष्य
जितनी भी तरह की समस्याओं से ग्रसित है या वो समस्याएं झेल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो प्राकृतिक जीवन जीना उसने छोड़ दिया है। अब यहाँ सुखपूर्वक जीने के लिए प्राकृतिक जीवन सर्वोत्तम है। तो जैसे पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी प्रकृति की बात आती है तो प्रकृति के दो अर्थ प्रकृतिवाद में छिपे हैं। एक तो हमारी प्रकृति, ये जो इन्वायरमेंट है, और एक मनुष्य की खुद की प्रकृति। तो अगर आप ये देखो तो इनका ये कहना है कि जितना ज़्यादा हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन बना के रखेंगे उतना ज़्यादा हम सुखी रहेंगे। दूसरी प्रकृति मनुष्य की खुद की प्रकृति, यानी हर मनुष्य की अपनी प्रकृति होती है, और जब वो अपनी प्रकृति के अनुसार आचरण करता है तो उसे सुख का अनुभव होता है। जब वो अपनी प्रकृति के विपरीत आचरण करता है या करना पड़ता है उसे, तो उसे दुख का अनुभव होता है। तो वही बात इन्होंने कहा कि मनुष्य वर्तमान समय में दुखी इसीलिए है क्योंकि उसने प्राकृतिक जीवन जीना छोड़ दिया। तो इनका ये कहना है कि सुखपूर्वक जीने के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्राकृतिक जीवन सर्वोत्तम माना है। इन्होंने ये माना है कि प्राकृतिक जीवन जिए मनुष्य। फिर है प्राकृतिक जीवन के लिए शारीरिक शक्ति, समायोजन व परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व। इनका ये कहना है कि मनुष्य प्राकृतिक जीवन तभी जी सकता है जब उसका शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो, शक्तिवान हो, उसमें समायोजन करने की क्षमता हो, यानी बदलती परिस्थितियों के साथ वो एडजस्ट होने की क्षमता हो, और परिस्थितियों पर नियंत्रण का महत्व इन्होंने दिया है। यानी कि केवल हमें समायोजन भर नहीं जिंदगी भर करते रहना है, बल्कि समायोजन के साथ साथ हमें परिस्थितियों का नियंत्रण भी करना है। जैसे अगर आप ये देखो कि अन्य जैसे हम जीवधारियों को देखते हैं तो उसमें आप देखो, चाहे जैसे मौसम बदले, चाहे बारिश होगी तो बारिश में वैसे भीगते रहते हैं, ठंड आती है तो ठंड में उसी तरह से कांपते रहते हैं ठंड से, ठीक है। गर्मी में भी उसी तरह बेचारे गर्मी झेलते रहते हैं। लेकिन मनुष्य को अगर आप देखें तो मनुष्य ने बेशक परिस्थितियों के साथ समझौता किया, समायोजन किया, लेकिन इसके साथ साथ परिस्थितियों को कंट्रोल करना भी सीखा। यानी आज वो अगर आप देखो, जैसे बारिश होती है, बारिश के बाद बाढ़ आती है तो बाढ़ सब कुछ बहा ले जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल हर बार वो घर बनाए उसका घर बाढ़ बहा ले जाए, उसने परिस्थितियों को कंट्रोल भी किया। उसने बांध बनाए, उन बांधों से उसने बिजली उत्पन्न की। इसके बाद जैसे अगर आप देखो दिन ब दिन जैसे गर्मी बढ़ रही तो उसके लिए उसने क्या किया, उसने फैन का आविष्कार किया, फिर इसके बाद कूलर, फिर फ्रिज, AC, इन सब चीज़ों का उसने निर्माण किया। इसके अलावा अगर हम देखें सर्दियों से बचाव के लिए उसने तमाम तरह के मतलब व्यवस्थाएं की। तो कहने का मतलब ये है कि वो केवल परिस्थितियों का दास नहीं बना रहा, बल्कि उसने परिस्थितियों को कंट्रोल करना भी सीखा। तो ये इनका ये कहना है कि प्राकृतिक जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है कि मनुष्य शारीरिक रूप से मतलब शक्तिवान हो, समायोजन करने की क्षमता हो, और परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की भी क्षमता हो। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।